नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में रखी गई कविता सतपुड़ा के घने जंगल के बारे में। दोस्तों, यह कविता यूजीसी नेट और सेट के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। तो बीए और एमए के पाठ्यक्रम में भी बहुत से विश्वविद्यालयों में यह कविता रखा गया है। तो आज हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे सरल भाषा में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र की है और इन्होंने एक काव्य लिखा था, काव्य संग्रह। उस काव्य संग्रह का नाम था गीत फरोश। तो ये जो गीत फरोश है, इसी काव्य संग्रह में सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता संकलित है। तो आप देख सकते हो, यह जो गीत फरोश है वह नवहिंद प्रकाशन से पहली बार प्रकाशित हुआ था, जो कि हैदराबाद में है। तो नवहिंद प्रकाशन से पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसका पहला प्रकाशन 1956 में हुआ था। इसी काव्य संग्रह में सतपुड़ा के घने जंगल के अलावा गीत फरोश यह भी कविता रखा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सतपुड़ा के घने जंगल, यह काव्य इसके अंदर संकलित है। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सतपुड़ा के घने जंगल का भावार्थ। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। दोस्तों, इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सतपुड़ा के घने जंगलों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। इसमें हम प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप किया गया है, यानी कि जहां पर प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया जाए या प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप किया जाता है, उसे मानवीयकरण कहते हैं। मानवीयकरण एक अलंकार भी है। तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के घने जंगल के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन किया है। इसके साथ ही प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप भी किया है। इस पंक्ति में आप देख सकते हो कि सतपुड़ा के घने जंगल, यानी कि सतपुड़ा का जो जंगल है वो कैसा है? घना है। नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, यानी कि ये जो जंगल है वो कैसा है? नींद में डूबा हुआ है। और उगते अनमने जंगल, यानी कि नींद में डूबा हुआ है और उगते अनमने जंगल है, यानी कि नींद में डूबना और उगना, ये कार्य जो है ये मानव के हैं। यानी कि नींद में सोना और नींद से जागने के बाद जो जम्हाई लेना, ये कार्य कौन है करता है? तो यह कार्य मानव करता है। तो यहाँ पर प्रकृति, यानी कि जंगल के ऊपर, यह प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप किया गया है, यानी कि जंगल को दिखाया गया है नींद में डूबा होना और उगना। तो यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य के साथ ही प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप भी किया गया है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, यानी कि ये जंगल में जो झाड़ यानी कि पेड़ है वो कैसे हैं? कुछ पेड़ ऊंचे हैं तो कुछ पेड़ नीचे हैं, यानी कि कुछ पेड़ बड़े हैं तो कुछ पेड़ छोटे हैं। चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है काश चुप है, मुख साल पलाश चुप है। यानी यहाँ पर भी देखिए तो प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप किया गया है, क्योंकि जो पेड़ हैं, झाड़ है, वो चुप होकर खड़े नहीं रह सकते, आंख मीच नहीं सकते।
तो चुप होकर खड़े रहना और आंखों को मीचना, यह किसके कार्य है? तो यह मानव के कार्य है, यह इंसान कर सकता है। तो यहाँ पर पेड़ों को चुप होकर खड़े रहना दिखाया गया है और आंख मीचना दिखाया गया है, यानी कि प्रकृति यानी कि पेड़ के ऊपर मानव का आरोप किया गया है। यहाँ पर मानवीयकरण है। तो झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, यानी कि जो पेड़ हैं कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, और ये कैसे हैं? सभी चुप होकर खड़े हैं, आंखों को मीच रहे हैं। घास चुप है, काश चुप है, मुख साल पलाश चुप है, यानी कि यहाँ पर जो घास है, काश है, साल का वृक्ष है, पलाश का जो वृक्ष है वो भी क्या है? एक प्रकार से चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, उगते अनमने जंगल। कवि कह रहा है कि बन सके यानी कि हो सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, यानी कि कवि कह रहा है कि ये जो जंगल है वो इतने घने हैं कि इसमें हवा भी धस नहीं पाती, हवा भी धस नहीं पाती। इसका तात्पर्य यह है कि जो पेड़ हैं वो इतने घने हैं जंगलों के कि उसमें हवा भी ठीक से प्रवेश नहीं कर पाती। तो ऐसे घने जंगलों में अगर बन सके, आपसे हो सके तो इसमें जाइए, इसमें विचरण कीजिए। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते, यानी कि इस जंगल में, सतपुड़ा के जंगल में जो पत्ते हैं उसमें कैसे हैं? कुछ पत्ते सड़े हुए हैं, कुछ गले हुए हैं, कुछ पत्ते हरे हैं और कुछ पत्ते जो हैं वो धूप के कारण जल भी गए हैं, तो जले पत्ते भी हैं। वन्य पथ को ढक रहे से, तो जंगल के बीच में, जो वन के बीच में एक रास्ता है, तो वो जो पथ है उसमें पत्तों से ये ढके हुए हैं, यानी कि वन्य यानी कि जंगल के बीच में जो रास्ता है वह पत्तों से ढका हुआ है। पंख दल में पले पत्ते, यानी कि मानो कि पंखों में वह पत्ते पले हुए हो। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, यानी कि कवि कह रहा है कि वन के बीच में जो पथ है, वन के बीच में जो पथ है, अगर हो सके तो इन पथों पर चलिए, चल के दिखाइए और अपने पैरों से इन पत्तों को दलो, यानी कि उन्हें कुचलिए, क्योंकि इन वनों के पथ में जो रास्ता है उस पे पत्ते बिखरे हुए हैं, तो उस रास्ते पर से अगर आप चलोगे तो आपके पैरों के तले ये जो पत्ते हैं वो दले जाएंगे, यानी कि कुचले जाएंगे। तो कवि कह रहा है कि चलो इन पर चल सको तो, यानी कि उस एकांत घने वन में अगर चल सकते हो तो उस पथ पर चलिए और उन पत्तों को दल सकते हो, कुचल सकते हो तो उसे कुचलिए। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, उगते अनमने जंगल। घिनौने यानी कि घिनौने शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसका अर्थ है कि एक प्रकार से घना जंगल। सामान्यतः घिनौने का अर्थ होता है घृणा, यानी कि जो घृणा से संबंधित है, जो ऐसी वस्तु जिसे देखकर हमें घृणा आती है। परंतु यहाँ पर घिनौने से तात्पर्य है कि जंगल के संबंध में जो जंगल के वन है वो कैसे हैं? एकदम घिनौने हैं, यानी कि काफी घने और काफी डरावने जंगल है। तो कवि कह रहा है कि सतपुड़ा के जंगल कैसे हैं? काफी डरावने और काफी घने जंगल हैं। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को
खींच खाएं। यानी कि ये जो जंगल है, इस जंगल में कई लताएं हैं। जंगलों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे वनस्पतियां होती हैं, लताएं होती है जो जमीन से पेड़ों की तरफ ऊपर की ओर जाती हैं, उसे लताएं कहते हैं। तो ये अटपटी उलझी लताएं, यानी कि ये जो लताएं हैं, ये लताएं कैसी हैं, तो ये उलझी हुई हैं, डालियों को खींच खाएं। मानो ये जो पेड़ है और पेड़ पर ये जो लताएं हैं वो इस प्रकार से चिपके हुए हैं, मानो कि इस पेड़ की डालियों को वो एक प्रकार से अपनी ओर खींच रहे हैं खाने के लिए। तो अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं, साफ सी काली लताएं, बलासी पाली लताएं। यानी कि ये जो लताएं हैं ये मानो एक प्रकार से पैर को पकड़कर अचानक खींच सकती है। जैसे कि जंगल में देखो तो जंगल के पथ में या जंगल में अगर जो नीचे जमीन पर लताएं बिखरी होती है, ये मानो इस प्रकार बिखरी होती है कि मनुष्य या व्यक्ति का जो पैर है उसको अपने में पकड़ के जकड़ के व्यक्ति का प्राण खींच ले सकती है। तो पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाए, यानी कि प्राण को खींचने की शक्ति इन लताओं में व्याप्त है। साफ सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। यहाँ पर साफ सी काली लताएं में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि लताओं की तुलना किससे की गई है, तो सांप से की गई है। क्योंकि लताएं कैसी है, ये काली लताएं हैं। और सांप भी कैसा होता है, सांप में एक जाति होती है जिसमें काले रंग के सांप होते हैं। तो उसी से इसकी तुलना की गई है कि ये लताएं कैसी है, सांप के समान ही काली और खतरनाक है। ये जैसे सांप जो होता है किसी को डस लेता है तो डसने के बाद उसके जो प्राण होते हैं वह चले जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो लताएं हैं वो मानो पैर को अचानक पकड़ के खींच सकती है, प्राण भी ले सकती है। तो सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, यानी कि ये जो लताएं हैं ये काफी खतरनाक है। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। यानी कि सतपुड़ा के जो जंगल है वो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा हो कि वो लताओं से ही बने हुए हैं, क्योंकि सभी जंगल में जितने भी पेड़ हैं उनके चारों ओर लताएं फैली हुई हैं। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये जंगल जो हैं ये लताओं के ही बने हुए हैं। नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। यानी कि ये जो जंगल है यहाँ मकड़ी के जाले भी हैं। और ये जाले कैसे हैं, मानो कि सर के ऊपर जिस प्रकार सर मुंह के ऊपर बाल होते हैं, तो सर के ऊपर जिस प्रकार बाल होते हैं उसी प्रकार ये जो जंगल है उस जंगल में एक प्रकार से मकड़ी के जाले जो है वो एक प्रकार से फैले हुए हैं। इस जंगल में, सतपुड़ा के घने जंगल में मकड़ी के जाले भी फैले हुए हैं और मच्छरों के दंश भी हैं, यानी कि मच्छर भी यहाँ पर उपलब्ध है, कीटक भी यहाँ पर उपलब्ध है। दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। यानी कि यहाँ पर वात झंझा यानी कि जो बादल है, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बरसात, तो ये जो जंगल है ये इन सभी मौसम के
बरसात को, बिजली की चमक को, झंझावात को भी वहन करने वाला, सहन करने वाला ये जंगल है सतपुड़ा का घना जंगल। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। यानी कि ये जो जंगल है ये कष्ट से सने हुए हैं, नींद में डूबा हुआ है और उगता अनमना जंगल है। अजगरों से भरे जंगल, यानी कि ये जो जंगल है ये कैसा है, इसमें अजगर भी भरे पड़े हैं। अगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। यानी कि इस जंगल में अजगर भी बहुत मात्रा में है। अगम गति से परे जंगल, यानी कि ये जंगल जो है वह एक प्रकार से अगम है, एकांत स्थान पे जो जंगल है वह, इसके अंदर साथ साथ पहाड़ भी है। यानी कि ये जो जंगल है वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसमें छोटे बड़े हर प्रकार के पेड़ हैं और इस जंगल में शेर भी निवास करते हैं, बाघ भी निवास करते हैं। और शेर का गरजना और बाघ का दहाड़ना दोनों ही इस जंगल में होता है। कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। यानी कि शेर की जो गरज है, बाघ की जो दहाड़ है, उससे ये जंगल मानो एक प्रकार से कांपने लगते हैं। तो कंप से कनकने जंगल कि शेर की आवाज सुनकर ये जंगल भी है मानो एक प्रकार से कांप उठते हैं। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर घूस डाले, गोंद तगड़े और काले। यानी कि इन जंगलों के भीतर, बीच में, इन वनों के खूब भीतर, यानी कि इन जंगलों के भीतर, जंगलों के बीच में चार मुर्गे और चार तीतर को पाले हुए हैं, पालकर निश्चित बैठे हुए। कौन? तो गोंद। गोंद कौन है? एक प्रकार से आदिवासी जाति है। तो एक प्रकार से आदिवासी जाति का नाम है गोंद आदिवासी। तो ये आदिवासी जो है वो विजन वन के बीच बैठे हुए। विजन वन यानी कि एकांत वन, ऐसा वन जहां पर कोई भी आता जाता नहीं है। उन घने वनों, घने जंगलों के बीच में एकांत जगह पर ये लोग अपनी झोपड़ी बनाकर उस झोपड़ी के ऊपर भूस डालकर ये अपना झोपड़ी बनाते हैं और वो उसी में ये अपना निवास करते हैं। तो ये जो आदिवासी गोंद जाति है, इसके जो लोग होते हैं ये कैसे होते हैं? शरीर से काफी तगड़े, हट्टे कट्टे होते हैं और इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला होता है। तो ये जो आदिवासी लोग हैं ये वनों के भीतर चार मुर्गे और चार तीतर को पाले हुए हैं और इसी में ये अपनी जिंदगी निश्चित जी रहे हैं। यानी कि इन्हें किसी बात का भी टेंशन नहीं है, ये अपना जिंदगी जो है ये इसी में सुख से व्यतीत कर रहे हैं। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती। यानी कि जब भी होली पास में आती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जो घास है वह घास भी अपनी सरसराहट से गा रही हो। जैसे कि जब घास में हवा आती है तो हवा लगने से उसमें जो सरसराहट की आवाज होती है वह आवाज कैसी लगती है? मानो कि होली के अवसर पर वह भी गा रही हो। और महुए से लपकती, मत करती बास आती। यानी कि उस घने जंगलों में जो महुए का पेड़ है, तो महुए का पेड़ कैसा होता है? ऊंचा होता है। तो ऊंचे स्तर पर ये फल लगते हैं। तो उससे जो रस
टपकता है, वो रस टपक कर जब धरती पर गिरता है तो उसकी बास यानी कि उसकी जो सुगंध है, उसकी जो खुशबू है, वह मानो एक प्रकार से मदहोश करने वाली यानी कि मत्त करने वाली है। तो और महुए से टपकती मत्त करती बास आती, यानी कि महुए से जो महुए की खुशबू आ रही है वो कैसी है, मदहोश करने वाली है, बेहोश करने वाली है। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, यानी ये जो आदिवासी जाति है वह होली के अवसर पर जब अपना उत्सव मनाती है तो इनके ढोल के आवाज से मानो पूरा वन, पूरा जंगल जो है वो गूंज उठता है। इनके जो गीत है, इनके जो बोल है, इन गीतों के माध्यम से, इन ढोल के माध्यम से इनके उत्सव में मानो एक प्रकार से पूरा जंगल ही गूंज उठा हो। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डों खाइयों में। यहाँ पर फिर से एक बार प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप किया गया है कि जागना और जागने के बाद अंगड़ाइयां लेना यह किसके कार्य हैं, तो यह मानव के कार्य है। परंतु यहाँ पर सतपुड़ा के घने जंगल को जागते हुए और अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है, यानी कि प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप किया गया है। तो जागते अंगड़ाइयों में, खूह खड्डों खाइयों में, यानी कि ये जो सतपुड़ा के जंगल है ये कैसे हैं, इसके अंदर खोह यानी कि गुफाएं भी हैं, गड्ढे भी हैं। तो खोह भी है, खड्डे भी हैं और खाई भी है, यानी कि इस जंगल में गुफाएं भी हैं, खड्डे भी हैं और खाइयां भी हैं। घास पागल, कास पागल, साल और पलास पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों की खूब भीतर, यानी कि मानो कि इस घने जंगल में घास, कास, पलास, वात, ये डाल, ये सभी एक प्रकार से अपने मस्ती में एक प्रकार से पागल हो चुके हैं या अपनी मस्ती में एक प्रकार से पागल हो रहे हैं। और इसके खूब भीतर जो मुर्गे और तीतर है वह भी वनों के बीच में हैं। क्षितिज तक फैला हुआ सा, दोस्तों जो क्षितिज है ये कहा जाता है कि जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, दृष्टि का जो अंत होता है उसे कहते हैं क्षितिज। जैसे कि हम यहां से जब देखते हैं तो एक समय के बाद हमें धरती और आकाश जो है वह आपस में मिला हुआ दिखाई देता है। तो जहां पर हमें देखने पर धरती और आकाश एक जगह मिलाया जाए या एक जगह मिला हुआ दिखाई दे उसे क्षितिज कहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर आप समुद्र के किनारे खड़े होकर या समतल मैदान में खड़े होकर दूर तक देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दूर पर जाकर समुद्र या जो धरती है वह आकाश से मिल गई है, तो उसी को कहते हैं क्षितिज। तो क्षितिज तक फैला हुआ सा, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जंगल है ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। यानी कि जहां तक हमारी निगाह जाती है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, वहां तक हमें ये सतपुड़ा के घने जंगल दिखाई देते हैं। इसका जो विस्तार है काफी व्यापक है। तो क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, यानी कि ये जो जंगल है यह इतना घना है और
इसका विस्तार जो है वो बहुत ही दूर तक फैला हुआ है और इसके अंदर कई सांप, कई शेषनाग, मेरु, शंभु, सुरेश सभी निवास करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इनके जहर भी फैले हुए हैं, मृत्यु तक मैला हुआ था, यानी कि मृत्यु तक भी इसमें मैला हुआ है। काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, यानी कि इनमें जो नाग है उनके जहर भी एक प्रकार से फैले हुए हैं। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, यानी कि जिस प्रकार से सागर जो होता है, सागर अपने विस्तार के लिए जाना जाता है, वह दूर तक फैला होता है, उसी के समान यह जंगल भी, सतपुड़ा का जंगल भी सागर के समान ही फैला हुआ है। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। यानी कि कवि कह रहा है कि हो सके तो इसमें धसो, यानी कि इसमें धसने से तात्पर्य कि इसमें विचरण करो। धसो इनमें डर नहीं, यानी कि इस घने जंगल में भले ही ये काफी घना है, काफी घने होने के बावजूद भी इसमें कोई डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। यानी कि इस जंगल में अनेक लोग, अनेक साधु सन्यासी हो सकता है कि निवास भी करते हैं, इसलिए उतर कर बहते अनेकों। यहाँ पर बहने से तात्पर्य नदियों से भी है कि यहाँ पर कई नदियां, कई झरने, कई नाले उतरकर इसमें बहते हैं, और इसका अर्थ यह भी है कि यहाँ पर कई व्यक्ति, कई साधु सन्यासी निवास भी कर सकते हैं। कल कथा कहते अनेकों, यानी कि इस जंगल के बारे में हो सकती है कि बहुत सी धारणाएं, बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसे लोग कहते हैं। नदी, निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, यानी कि इस सतपुड़ा के घने जंगल में नदी भी है, निर्झर भी है, यानी कि झरना भी है, और नाले भी है। तो इस नदी, झरने और नाले को मानो इस वन ने अपने गोद में पाला हुआ है। तो इस वनों के गोद में नदी भी पलते हैं, झरने भी पलते हैं और नाले भी पलते हैं। लाख पंछी 100 हिरनदल। अब जाहिर सी बात है कि जो जंगल है काफी घना है, काफी बड़ा है, काफी व्यापक है, इसका विस्तार काफी ज्यादा है, तो इसमें लाखों पंछी भी हैं और 100 हिरन के दल भी हैं। चांद के कितने किरण दल, यानी कि चांद की रोशनी का कितने किरण दल इस घने जंगलों पे पड़ते हैं। झूमते वन फूल फलियां, यानी कि इस घने जंगलों में जो फल और फूल है वो भी एक प्रकार से झूमते हैं। खिल रही अज्ञात कलियां, यानी कि इस घने जंगलों में कई अज्ञात कलियां भी खिलती हैं। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पुण्य रसमय, यानी कि ये जो घने जंगल है वह एक प्रकार से हरित दुर्वा, दुर्वा कहते हैं जो दूब होता है, तो दूब को दुर्वा कहते हैं, यानी कि जो घास के समान दूब होता है। गणपति के समय में, यानी कि जब गणेश चतुर्थी होती है तो भगवान गणेश को इस दूब की, दुर्वा की माला पहनाई जाती है। तो ये इस घने जंगल में हरित, यानी कि हरा भरा जो धूप का घास है वह भी है। रक्त किसलय, पूत पावन, यानी कि इसमें एक प्रकार से जो घना जंगल है वह एक प्रकार से पावन और पवित्र भी है। पूर्ण रसमय, यानी कि इसमें एक प्रकार से आनंद की भी निवास है। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, यानी कि ये जो सतपुड़ा के घने जंगल है मानो एक प्रकार से
लताओं से बने हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सतपुड़ा के घने जंगल, यह जो कविता होती है वह समाप्त होती है। तो इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के घने जंगल के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके साथ ही प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप भी किया है, इसलिए इसका काव्य का जो सौंदर्य है और भी निखर कर हमारे सामने आता है। दोस्तों यह कविता आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।